नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार खास बुलेटिन में। देश में बिहार हर्ड इम्यूनिटी की सीमा के करीब पहुंच गया है, क्योंकि 73% आबादी में एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता चला है। और ये एंटीबॉडीज या तो पूर्व के संक्रमण से विकसित हुई या फिर टीकाकरण के जरिए। और ये खुलासा 14 जून से 6 जुलाई के बीच हुए चौथे सेरोलॉजिकल सर्वे के दौरान हुआ। और इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत के 21 राज्यों में सर्वे किया और बिहार की सेरोलॉजिकल की रिपोर्ट राष्ट्रीय औसत 67.6% के मुकाबले ज़्यादा रही। और वहीं 6 जिलों में बक्सर सेरोपॉजिटिविटी में सबसे ऊंचे पायदान 83.8% पर था और उसके बाद मधुबनी में 77.1%। और वहीं अरवल में 73.7%। और वहीं बात करें बेगूसराय की तो बेगूसराय में 72.7% रही। और मुजफ्फरपुर में 65% और पूर्णिया में 65% था। और बक्सर जिले की सामान्य आबादी के बीच 10 समूहों में लिए गए 400 लोगों के सैंपल में से 335 किसी न किसी स्तर पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। और उसी तरह मधुबनी में भी 424 लोगों के सैंपल में 327 पॉजिटिव मिले। और वहीं अरावल में 411 लोगों में से 303, बेगूसराय में 417 लोगों में से 303 और वहीं मुजफ्फरपुर में 404 लोगों में से 264 और जबकि पूर्णिया में 408 लोगों में से 265 सैंपल में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। और सर्वे से पता चला कि संक्रमित रह चुके लोगों में एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी है। और हार्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि काफ़ी लोगों ने किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है। और वहीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ के उपाध्यक्ष और पटना एम्स के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने कहा कि बिहार में 73% सेरो पॉजिटिविटी कोरोना के खिलाफ अच्छा संकेत है। और अगर की तीसरी लहर आती भी है तो कोरोना वायरस के लिए मात्र 27% आबादी अति संवेदनशील है। और उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वायरस में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, ऐसे में लोगों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। इसलिए कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए। और दूसरी बार संक्रमण होने पर 73% आबादी में लक्षण हल्के होंगे। और वहीं पशुपालन और मत्स्य मंत्री VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने NDA की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। और इस संबंध में पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने NDA की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया है क्योंकि यहां विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है और वो NDA का हिस्सा है और बात रखने का उन्हें पूरा हक है। मुकेश सहनी ने कहा कि सन ऑफ मल्ला की धमक उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। प्रदेश को सन ऑफ मल्ला से डर लगता है और वहां 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए और मेरा डर दिखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहीं नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास हो और योगी जी को समझने की ज़रूरत है। योगी जी ही बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों हमें आज़ादी नहीं दी। यहाँ बता दें कि सहनी की पार्टी यूपी के लखनऊ और वाराणसी सहित तमाम बड़े शहरों में फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती थी। इस सिलसिले में जब सहनी वाराणसी पहुंचे तो वहां उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया और दूसरी फ्लाइट से कोलकाता भेज दिया गया। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास और हम एक मूर्ति लगाने गए तो रोका गया और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है और कहा कि अब NDA की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। जब NDA की बैठक में हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम और जीतन राम मांझी को मिलकर सोचना है कि आखिर हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। और वहीं बैठक के बहिष्कार का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर अक्सर हमलावर रहने वाले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर तंज कसा है। रविवार को उन्होंने ट्वीट तो किया, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा बातें
उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बारे में लिखी और सवाल उठाए। राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद की चारा घोटाला मामले में जेल जाने की नौबत आए तो सत्ता को परिवार से बाहर जाने से बचाने के लिए पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया और उस समय उनके बच्चे छोटे थे और उन्हें सीएम पद के लिए पार्टी के किसी सीनियर नेता पर भरोसा नहीं था और 24 साल पहले राजनीति से दूर रहने वाली राबड़ी देवी को सीधे बड़े संवैधानिक पद पर बैठाकर जेपी के बिहार को मजाक का विषय बना दिया गया था। और वहीं 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर लालू प्रसाद ने संवैधानिक व्यवस्था में सेंधमारी की थी और वह काला दौर था जब मुख्यमंत्री ना ऑफिस आती थी और ना कैबिनेट की बैठकें नियमित होती थी। और वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री 1.5-2 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। जिन लोगों ने बिहार को ऐसा कुशासन दिया वे आज राज्य की लगातार काम करने वाली एनडीए सरकार पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। और वहीं सुशील मोदी ने कहा कि राबड़ी देवी को ना महिला होने का सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री बनवाया गया था और ना उन्होंने बिहार की बेटियां महिलाओं के लिए कोई बड़ा काम किया। उनके बाद आई एनडीए सरकार ने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण और स्कूली छात्रों को साइकिल पोशाक योजना का लाभ दिया। और वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों जिलों की यात्रा करने के लिए निकले हैं और रविवार को उन्होंने बक्सर, डुमरांव, बिहिया, भोजपुर समेत कई जगहों का दौरा किया और इस दौरान हर जगह वे पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और लोगों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने डुमरांव के चौकिया में भगवान बुद्ध मंदिर में पूजा अर्चना भी की और यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने कोलोजियम सिस्टम और जातीय जनगणना पर अपनी बात भी कही और उन्होंने बक्सर में जातीय जनगणना को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया है कि अगर योजना बनाई जा रही है तो वह किसके लिए बनाई जा रही है, उसकी संख्या कितनी है ये बताई जाए, लेकिन उस तरह से जनगणना ही नहीं हुई है तो क्या बताया जाएगा। और वहीं सरकार बता नहीं पाती है। बहुत आवश्यक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी पार्टी की पुरानी मांग है कि जातीय जनगणना की जाए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की असहमति के सवाल पर कहा कि बीजेपी अलग पार्टी है और जेडीयू अलग पार्टी है, हम लोग एक पार्टी नहीं है, इसलिए विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इस मामले में हमारी राय उनसे अलग है। और वहीं साहिबगंज जिले के बारवा थाना क्षेत्र में एक युवती को घर से निकालकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और ये घटना बीते शनिवार की है। पीड़िता अपनी मां की मौत के बाद नाना के घर रहती थी और शनिवार को युवती घर में खाना खाकर सो रही थी। उसी दौरान घर में अकेला देखकर 2 दरिंदे सोमेन, हेम्ब्रम और अजय टुंडे पहुंचे। इसके बाद युवती के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे उठाकर तालाब के पास एक खेत में ले गए और यहां पहले से गांव के ही रवि, दुर्जन, नीलकलम सहित अन्य 3 युवक मौजूद थे। सबने मिलकर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इस बीच बहरवा थाने की पेट्रोलिंग वाहन गुजर रही थी। युवती के चिल्लाने की आवाज पर पुलिस वहां पहुंची और इस दौरान पुलिस को देख दुष्कर्मी फरार हो गए और पुलिस रात में ही युवती को लेकर थाने चली आई। सुबह उसके परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया और परिजनों के सामने युवती ने इस मामले में बहरवा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और इधर बहरवा थाने की पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान पर 8 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि एक आरोपी फरार है। और इस मामले में डीएसपी यज्ञनारायण तिवारी और डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और जल्द ही फरार आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।
और वहीं सावन का महीने में सोमवार पर बना पावर स्टार पवन सिंह का गाना एक बार फिर लोगों को पसंद आया। गाना रिलीज होने के बाद 2 दिन में 7 मिलियन व्यूज मिल चुका है। सावन की शुरुआत पर ही पवन सिंह के गाने का इस तरह से रिस्पांस मिलने का मतलब है कि इस बार भी यह गाना रिकॉर्ड बनाने में शामिल हो जाएगा। और वहीं पवन सिंह का सावन स्पेशल गाना शिवाला PS सोमारी 23 जुलाई को रिलीज किया गया। रिलीज होने के 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 3 मिलियन व्यूज मिल गए थे। पवन सिंह के इस गाने पर भक्त झूमने पर मजबूर हो जाएंगे और इस गाने का जितना शानदार म्यूजिक है उससे भी दमदार पवन सिंह की आवाज़ है। और इस गाने के म्यूजिक वीडियो में पवन के साथ जिया राय नजर आ रही हैं। ये गाना लोगों को बाबा भोले के लिए भक्ति भाव से ओत-प्रोत कर देने वाला है, जिस वजह से पवन के चाहने वालों के अलावा बाबा भोलेनाथ के भक्त भी इस गाने को बार बार सुन रहे हैं। वैसे पवन की आवाज़ की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। उनका गाना रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगता है। इसका अंदाज़ा यूट्यूब की रेटिंग से साफ लगाया जा सकता है। गाना शिवाला PS सोमारी लिरिक्स रोशन सिंह विश्वास का है और म्यूजिक प्रियांशु सिंह का दिया हुआ है और PRO रंजन सिन्हा और कोरियोग्राफी राहुल यादव और कॉन्सेप्ट दीपक सिंह का है। और वहीं कोरोना की वजह से बिहार में फिलहाल मंदिरों के खोले जाने पर रोक है। इसकी वजह से बक्सर के राम रेखा घाट को भी जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सील कर दिया। हालांकि सावन की पहली सोमवारी के दिन जल चढ़ाने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किए कुछ श्रद्धालु तो पहुंचे, लेकिन वे ना तो जल चढ़ा पाए और ना ही बाबा का दर्शन कर पाए और उन्हें ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल सावन चढ़ते ही बक्सर का राम रेखा घाट और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी ब्रह्मपुर धाम पूरी तरह से शिवमय हो जाता है और मिनी काशी के रूप में प्रसिद्ध ये नगरी शिव भक्तों की गहमा गहमी से पूरे महीने गुलजार नजर आता है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर कावड़ यात्रा ब्रह्मपुर के साथ साथ गुप्ता धाम और अन्य शिवालयों के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस साल भी सावन में प्रतिबंध की वजह से यहाँ पर सन्नाटा रह गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने बताया कि सावन में मंदिर पूरी तरह से बंद रहेगा। केवल पुजारियों द्वारा सुबह और शाम मंदिर में आरती और भोग लगाया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार के साथ साथ निकास द्वार को भी पूरे सावन बंद रखा जाएगा। और वहीं SDM के उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी चौक चौराहे पर दंडाधिकारी लगाए गए हैं। जॉइंट आदेश के बाद देवालय बंद हैं। ऐसे में सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर इकट्ठा ना हो और सभी अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करें। आस्था जीवन से जुड़ा है, जीवन सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। भगवान सभी जगह हैं, इसलिए घरों में ही पूजा अर्चना करें। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना को लेकर बीते 2 साल से कावड़ यात्रा बंद है। बिहार के अलग अलग जिलों से कावड़ यात्री यहां आते थे। करीब 4 से 5 लाख कावड़ यात्री हर साल यहां पहुंचकर पूजा करते थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए कावड़ यात्रा रद्द करने के साथ मंदिरों को भी अभी बंद रखा गया है। इसकी वजह से पांडा और दुकानदारों की कमाई पर भी असर पड़ा है। और वहीं बिहार में सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। इसके पहले रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कुछ दिन पहले विधानसभा में विधायकों के साथ हुई मारपीट में सिर्फ 2 सिपाहियों पर की गई कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अक्सर दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ते हैं और बड़ी मछलियों को बचा लेते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार के बिना इशारे के कोई एक्शन नहीं लिया गया होगा और मात्र 2 सिपाही पर कार्रवाई हुई दिखाने के लिए। और इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि उसके बारे में भी बताया जाए कि वह सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल वाला MLC कौन है, कहाँ की एक अधिकारी है। नालंदा मॉडल के उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है, उनकी क्या मर्यादा रहेगी, क्या मान सम्मान बच गया। विधानमंडल के पहले दिन के सत्र में इसी बात पर होनी थी
और उस दिन क्या हुआ था और अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नीतीश कुमार जिनके इशारे पर ये सब हुआ, वह सदन में खुद बताएं खड़े होकर कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं वही हो रहा है और यहाँ मंत्री तक की तो पूछ ही नहीं है। नीतीश कुमार जवाब देने के साथ माफ़ी मांगे और वादा करें कि दोबारा ऐसी घटना विधायकों के साथ नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग इस बारे में निर्णय लेंगे। सावन की पहली सोमवारी पर भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान करने के दौरान 3 लोग गंगा में डूब गए। हालांकि किसी के शव को बाहर नहीं निकाला जा सका। डूबने वालों में एक युवक और 2 किशोर शामिल है। मौके पर मौजूद उनके परिजनों में कोहराम मच गया है। सबका रो रो कर बुरा हाल है और वहीं बताया जाता है कि तीनों सुल्तानगंज के जहाज घाट में सोमवार को गंगा स्नान कर रहे थे और तीनों डूबने वालों की पहचान विजय मंडल के बेटे सौरभ कुमार, गायत्री देवी के बेटे मुकेश कुमार और ज्योति देवी के बेटे राहुल कुमार के रूप में की गई और ये तीनों अलग अलग जगहों से यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए थे। घटना को लेकर विजय मंडल और गायत्री देवी ने बताया कि उनका बेटा सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर गंगा स्नान करने आए थे। इस दौरान गंगा में डूब गए। साथ ही नाथनगर पासीटोला की रहने वाली ज्योति देवी ने बताया कि उनका बेटा राहुल कुमार सोमवारी पर सुबह गंगा स्नान करने आया था। इस दौरान गंगा में वह नहाने के दौरान डूब गया। इधर स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना की सूचना दिए जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन या एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं और वह जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से बातचीत कर एसडीआरएफ की टीम को भेजने की बात कही गई है। और वहीं आपको बता दें, शव बाहर नहीं निकाला जा सका था अभी तक और लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद शव को बरामद किया गया। और वहीं बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया। मानसून सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे विधानमंडल की कार्रवाई शुरू हुई और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सबसे पहले सदन में तमाम सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद ये सूचना दी कि लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक राजकुमार सिंह अब जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के तौर पर जाने जाएंगे। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने काफ़ी पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन आज सत्र की शुरुआत के साथ इस बात की जानकारी स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने दी। इसके पहले बिहार विधानमंडल के बाहर विपक्ष के विधायकों ने काला मास्क पहनकर विरोध जताया और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी और आरजेडी के विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर पहुंचे। विपक्ष के कई और विधायक भी हेलमेट में दिखे। हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स और जाल भी था। पूछने पर जवाब मिला कि विधायकों के साथ मारपीट की जाती है, इसलिए इस तरह से सेफ्टी के साथ आज आना पड़ा है। अब जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों के तौर पर जाने जाएंगे और आपको बता दें, आज से बिहार विधानसभा मंडल का मानसून सत्र शुरुआत हो गया और करीब 11 बजे से इसकी शुरुआत हुई और वहीं कई विपक्षी नेता काला मास्क और हेलमेट पहने और फर्स्ट एड किट लेकर नजर आए, जिसके बाद उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि विधायकों के साथ मारपीट की जाती है, इसके लिए सेफ्टी के लिए इन्होंने अपने आप को सेफ रखने के लिए हेलमेट और फर्स्ट एड किट ला कर रखी है। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।